सलाम सामीन, पेश खिदमत है एलिया रीड्स एंड रिव्यू पर हमीद फरीदी सीरीज़ का ये नावल मूछ मूंदने वाली चैप्टर 8। थोड़ी देर बाद हमीद के चेहरे की मरम्मत शुरू हो गई थी। क्या आप जेसिका के ठिकाने से वाकिफ हैं? हमीद ने पूछा। अरसे से उसके कई ठिकाने हैं, फिलहाल मुझे तो ये मालूम करना है कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगी। कमाल करते हैं आप भी, हमीद भिन्ना कर बोला। जब आप उसके ठिकानों से वाकिफ थे तो आपने उसे अब तक ठिकाने क्यों नहीं लगा दिया भाई? जरूरत नहीं समझी थी। क्यों? क्या वो बहुत बड़े बड़े जराइम की मुरतकिब नहीं हुई होगी, लेकिन वो ऐसे नहीं थे जिनसे मैं दिलचस्पी लेता। आमतौर से ब्लैकमेलिंग उसका जरिया माश रही है और उसके शिकार अय्याश किस्म के दौलतमंद लोग हैं। ऊंचे तबके के अय्याश लोगों से मुझे जरा बराबर भी हमदर्दी नहीं है और ना मुझे ऐसे कानून से दिलचस्पी है जो उनकी अय्याशियों पे पर्दा डालता है। बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं आज, हमीद ने मुस्कुरा के कहा। कब नहीं उड़ता? अच्छा बस बातें बंद। तुम्हारा ऊपरी होठ जो है बस जब देखो ऊपर नाक से मिलने लगता है, बीचो इसे। और हाँ, आपकी चेहरे पे आंखों पर तारीख शीशे की ऐनक होनी चाहिए। जेसिका की नजरें बड़ी तेज हैं। बहरहाल मुझे तो लगता है कि अब उसके दिन पूरे हो गए हैं। अच्छा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुहावरे? अच्छा ये बताइए, ये भला कैसा मुहावरा था उसके दिन पूरे हो गए? मुहावरों पर एक बात याद आई है मुझे, हमीद ने कहा। एक साहब की ससुराल से खबर आई, ये बड़ा दिलचस्प है। उनकी बीवी का पांव भारी हो गया है। मुहावरों के मामले में जरा कच्चे थे, समझे, शायद एलिफेंटाइटिस हो गया। फील पा फौरन घबरा के तार दिया कि रुपये भेज रहा हूँ, इलाज शुरू कर दो। जवाब में बजरिए तार पूछा गया कि किस बात का इलाज। इस पर आपने एक लंबा चौड़ा तार रवाना किया। मरज खतरनाक है, अभी शुरुआत है, इलाज कारगर हो जाएगा वरना फिर जिंदगी भर इससे पीछा छुड़ाना मुहाल हो जाएगा। वहां से फिर जवाब आया जो शायद उनके ससुर ने दिया था कि बुजुर्गों से मजाक करते हुए शर्म नहीं आती। इस पे बड़ा ताव आया उन हजरत को। और ये तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों को गुस्सा अमूमन उर्दू में ही आता है, लिहाजा इस बार उन्होंने उर्दू में खत लिखा। पता नहीं आप लोग कैसे हैं, इलाज कीजिए वरना मुंह की खानी पड़ेगी। रुपए भेज चुका हूँ, एक एक पाई मेरी बीवी के इलाज पर सर्फ होनी चाहिए वरना मैं अपने करीब किसी ऐसी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं करूंगा जिसका एक पाँव या दोनों पाँव भारी हो। अल्लाह आप लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए। इधर इनके ससुराल वाले भी जो गालिबन भरे हुए बैठे थे, ताव खा गए। नतीजा पता है क्या हुआ? तलाक की नौबत आ गई। बंद करो बकवास, फरीदी झुंझला गया था। बंद कह रहा हूँ, मत बोलो। मेकअप की ऐसी की तैसी। हमीद जल्ला के उठ गया। तुम्हारी मर्जी, 3 बजने में से 25 मिनट रह गए हैं। अरे मरने में भी सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं, हमीद हलक फाड़ के चिल्लाया। फरीदी ने उसे फिर से खींच खाच के सीधा किया और चेहरे की मरम्मत शुरू कर दी। काश मैं अपनी माँ के पैदा होने से पहले ही मर गया होता, हमीद ने कुछ इस अंदाज में कहा कि फरीदी को बेसाख्ता हंसी आ गई। उसी वक्त एक नौकर तजुर्बेगाह में दाखिल हुआ और बोला कि कोई फोन आया था। फरीदी फोन सुनने नीचे चला गया। मेकअप तो मुकम्मल हो चुका था और हमीद अपने आप को हैरत से देख रहा था। सोच रहा था कि फरीदी उसे मछली के शिकार के चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ये ख्वाहिश उसके दिल में आई कि काश वो इतना ही हंसी और पुरकशिश होता। जी हाँ, फरीदी ने निहायत ही खूबसूरत सा मुखड़ा बनाया था हमीद का। थोड़ी देर के बाद फरीदी आया। अच्छा हमीद साहब, अब आप जा सकते हैं। जमशेद मंजिल नंबर 14 में मिस माला जगदीश तुम्हारी मुंतजिर हैं। यानी जेसिका? हाँ, उसके कई नाम हैं और शक्लें बेशुमार। चलो दफा हो जाओ। और सुनिए, मेरे मरने के बाद आपकी जायदाद का वारिस कौन होगा? हमीद बड़बड़ाता हुआ जीने की तरफ जा रहा था। रात अपने स्याह बाजू फैलाए कायनात पे झपट रही थी। क्या जुमला है, आप बताइए। सर्जन हमीद 4 बजे से मिस माला जगदीश के पीछे लगा हुआ था। वो इस वक्त से अब तक के शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के चक्कर लगा रही थी और हमीद ने यह अंदाजा लगाया कि वो अपने साथी के कत्ल से बाखबर हो गई है। 7 बजे वो तकरीबन कैफे कैसीनो में दाखिल हुई। ये एक इतालवी वजह का एक साफ सुथरा कैफे था और इतना महंगा भी नहीं था कि मिडिल क्लास लोग उसकी तरफ ना देख सकें। माला या फिर जेसिका भरी हुई मेजों पर एक उचटती हुई से नजर डाल के
काउंटर पे जो क्लर्क बैठा था वहां पे आ गई, जो उसे देख के ताज़ीमन खड़ा हो गया था। हमीद एक खाली मेज पर जम गया था। हमीद के जहन में कुछ कीड़े तो थे। वो सोच रहा था इस तरह के ताक़ुब का कम से कम इस तरह ताक़ुब करना उसे तो जेब नहीं देता। फरीदी को उससे इस घटिया किस्म के काम पे तो हरगिज़ नहीं लगाना चाहिए था। बात कुछ भी न थी, उससे पहले भी वो कई बार मुजरिमों का ताक़ुब कर चुका था, और कुछ नहीं 2 दिन नहीं बल्कि हफ्तों भी किया था। लेकिन यहाँ मामला एक औरत का था, और औरत भी ऐसी जिसने हमीद को बेवकूफ़ बनाया था, और जो काफ़ी हसीन भी थी। हमीद की नज़रों से उसका असली चेहरा तो आज तक न गुजरा था, मगर उसके हुस्न के हैरत अंगेज़ तस्वीरें तो उसने ज़रूर सुने थे, और माला के मेकअप में कुछ खास दिलकशी तो न थी। बहरहाल हमीद सोच रहा था खुद जेसिका तक पहुंचने का ऐसा कौन सा तरीका वो अख्तियार करे कि आसानी से जेसिका का असली चेहरा भी वो देख ले। हमीद सोच ही रहा था कि क्या करे कि एक बावर्दी इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुआ। साथ में हमीद के जहन में एक तरकीब आई। वो फौरन ही उसने देखा कि वो इंस्पेक्टर तो उसी की तरफ आ रहा था। शायद उसकी पुश्त वाली मेज उसकी मंजिल मकसूद थी। जैसे ही सब इंस्पेक्टर ने उसके करीब से गुजरना चाहा, वो उसके पैर की राह में ऐसे हायल हुआ कि वो बेचारा पेट के बल फर्श पे ढेर हो गया। अरे वाह! हमीद बेअख्तियार उस पर झुक पड़ा। सब इंस्पेक्टर का भारी भरकम जिस्म था, वो खुद से छूट ही नहीं पा रहा था। हमीद ने खींच काच के खड़ा किया था। उसके चेहरे पे बड़ी अजीब सी हालत थी, गुस्सा था, झेप और खिसियात। कौन था वो? सब इंस्पेक्टर घूरा, पूरे मजमे को देख के चीखा, जिसने मेरे पैरों में टांग अड़ाई थी? कई तहय्युरज़दा आवाजें आई। हाँ, कौन था वो? वो फिर घूरने लगा मजमे को। तभी फिर वो तेजी से जेसिका की तरफ मुड़ा। आपका होटल गुंडों का अखाड़ा बना हुआ है मैडम। ऐसा ना कहिए, जेसिका बोली। आप शरीफ आदमियों की तौहीन कर रहे हैं। कतई नामुनासिब बात है, आप अपने अल्फाज वापस लीजिए, एक आदमी ने आगे बढ़ के कहा था। तो तुम तो नहीं थे? सब इंस्पेक्टर उससे घूर रहा था। तमीज से बात कीजिए जनाब। अरे दरोगा जी, बेकार बात बढ़ाने से फायदा, हमीद ने उससे कहा। जाने भी दीजिए ना। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के खाली मेज की तरफ ले गया। इनके मुंह लगने से क्या फायदा? जेसिका हमीद को तहय्युर आमेज नजरों से देख रही थी। इस दिलचस्प दास्तान का ये सिलसिला यहाँ ख़त्म करते हुए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप अभी तक यहाँ हमारे साथ बने और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। कमेंट करके बताएं कि आपका इस नॉवल के बारे में क्या ख्याल है। शुक्रिया।